मिशन कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए पेशेंस के साथ देखिएगा। और जो नए हैं चैनल पर, उन लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ध्यान रखिए, हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होता है। ऐसा होगा कि यदि 6 क्वेश्चन आया तो 6 में आप 6 कर पाए, 7 आया तो 7 में 7। किस्मत खराब रहा, एक क्वेश्चन छूट गया, वो अलग बात है। ऐसा नहीं होगा कि आपसे यदि 6 क्वेश्चन पूछा तो आप कर पाए 3, 2। ठीक है, उतना में आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा और वैसे पढ़ करके कोई फायदा भी नहीं है। तो ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट है। ये वन लाइनर जैसा कुछ है नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बचपन में यदि कुछ भी ना समझ में आया हो तब भी आपको यहाँ पे पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आप पैशंस के साथ जो है वो देखते रहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर समझते हैं कि हम लोग देखते होंगे डे टू डे लाइफ में, यदि आप ऑफिस में बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे हैं, तो कहते हैं वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स की भाषा में वो वर्क नहीं है। फिजिक्स की भाषा में वर्क कब होगा, उसके लिए 2 शर्तें हैं। एक तो शर्त ये है क्या कि कुछ बल लगाया जाए, कुछ फोर्स लगाया जाए, और बल लगाने से कुछ विस्थापन हो। क्या हो? कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। विस्थापन का मतलब होता है स्थान से हटना। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि ये लकड़ी का एक ब्लॉक था। लकड़ी का क्या है? एक ब्लॉक है। ये यहाँ पर रखा हुआ है। हम क्या किए, इस पर बल लगाए, कुछ 10 न्यूटन का बल लगाए। फोर्स को न्यूटन में लिखते हैं, और 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके हम इसको यहां से लेकर के यहां तक ले आए। और ये 5 मीटर जो है, देख सकते हैं यहां से यहां तक हम 5 मीटर माने हैं, तो 5 मीटर अपने स्थान से हट गया, या कहें 5 मीटर विस्थापन हुआ। तो यहाँ पर देखिए फोर्स भी लगाया गया है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। यदि फोर्स भी लगाया जाए और यदि डिस्प्लेसमेंट भी हो तभी वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। ठीक है, यदि आप केवल फोर्स ही लगाएं, डिस्प्लेसमेंट ना हो पाए तो वर्क नहीं होगा। उदाहरण के लिए ये मान लिया जाए दीवार है, यहाँ पे हम फोर्स लगाए लेकिन दीवार डिस्प्लेस नहीं हुआ। यदि दीवार डिस्प्लेस नहीं हुआ, यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क भी नहीं होगा। वर्क होने के लिए दोनों ही होना जरूरी है। ठीक है, अब बताइएगा, ध्यान से सोचिएगा कि यदि हम ज्यादा बल लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो बताइए यदि हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो वर्क भी ज्यादा होगा या कि नहीं? एकदम होगा। यदि आप ज्यादा बल लगाएंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे कि नहीं? एकदम कर पाएंगे। इसके साथ इसका रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्ट रिलेशन। ज्यादा होने से ज्यादा, इसी को कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब बताइएगा विस्थापन यदि बहुत ज्यादा हो जाए, यदि उसको बहुत दूर तक ढकेल दिए, ठीक है, जैसे चाइना को ढकेल रहे हैं, तो यदि बहुत दूर तक ढकेल दिए तो वर्क भी तो ज्यादा होगा। बोलिएगा हाँ, यदि विस्थापन ज्यादा हुआ तो वर्क भी ज्यादा होगा। यहां से यहां यदि और उसको विस्थापित करते तो ज्यादा वर्क होता। मतलब ज्यादा विस्थापन होने से ज्यादा वर्क होगा। तो वर्क का इससे भी और इससे भी कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए वर्क का जो हम फार्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायरेक्ट हो गया, गुना करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा कर देते हैं कि वर्क बराबर फोर्स बटे डिस्प्लेसमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। रीजन उल्टा रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पे इसके साथ इसका उल्टा रिलेशन बन जाएगा, जबकि है नहीं। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं, शॉर्ट में एन, और डिस्प्लेसमेंट डी, इसको शॉर्ट में, जैसे डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं? मीटर में। तो ये हुआ न्यूटन और ये हुआ मीटर। तो वर्क का मात्रक क्या हुआ? तो वर्क का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर। इसी को शॉर्ट में जूल लिखते हैं, इसी को शॉर्ट में जूल लिखते हैं। और ये जूल जो है वो ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये जूल है, जेम्स जूल उनका नाम था। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ में आ गई हैं आपको? ठीक है, पैसेंस बनाए रखिए, सारा चीज समझ में आएगा। बाय द वे थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप वीडियो को प्ले करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप बता दीजिए कि कितना वर्क हुआ होगा। बताइए, हम कितना फोर्स लिखे थे? 10 न्यूटन का फोर्स लिखे थे। तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 5 मीटर। तो वर्क कितना हो गया? 50 न्यूटन मीटर। इसी 50 न्यूटन मीटर को ही हम क्या लिख सकते हैं? 50 जूल। समझ रहे हैं? ठीक, चलिए अच्छी बात। वर्क है ना, इसका एक और भी मात्रक होता है, और एक और मात्रक क्या है? तो एक और मात्रक है अर्ग। ठीक है, अर्ग। अर्ग, अर्ग में क्या होता है? जिस तरह से हम क्या लिखे कि न्यूटन मीटर को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? जूल। ठीक है, वही ना, न्यूटन मीटर को शॉर्ट में लिखते हैं जूल, मतलब जूल न्यूटन मीटर। ठीक है, ठीक उसी तरह से डाइन सेंटीमीटर, डाइन फोर्स के लिए लिखा जाता है, सेंटीमीटर दूरी के लिए। तो डाइन सेंटीमीटर को ही अर्ग कहते हैं। डाइन सेंटीमीटर को ही क्या कहते हैं? अर्ग। कई बार यहाँ पे रिपीट किया जाता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होगा।
ये आया कहां से 7, क्योंकि 7 5 बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, तो कहां से आया ध्यान से देखते रहिए। हम क्या बोले, न्यूटन मीटर को जूल लिखते हैं, मतलब 1 जूल बराबर क्या, 1 जूल बराबर जो है 1 न्यूटन मीटर। जब 1 जूल बराबर जब हम 1 न्यूटन मीटर लिखेंगे तो आगे बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं। जहां पर न्यूटन है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, हम लोग मोशन में पढ़ चुके हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना, 10⁵ डाइन। तो यहाँ पर 1 न्यूटन के जगह लिख दिए 10⁵ डाइन। ठीक है, ये आपके गांव वाला डाइन है क्या, नहीं वो वाला नहीं है डाइन, वो नहीं समझ लीजिएगा। उसके बाद मीटर, कितना सेंटीमीटर होता है डाइन मीटर में, तो मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं इसको, 10⁵ और 100 माने 10 का पावर 2, सभी लोग जानते होंगे, इतना डाइन सेंटीमीटर। और हम क्या बोले कि डाइन सेंटीमीटर को ही क्या लिखते हैं, अर्ग। तो ये आप बताइएगा 10⁵ और 10⁵2 कितना हो गया टोटल, गुना में ये पावर जुड़ जाता है तो 5 और 2 जुड़ जाएगा तो 10⁷ और डाइन सेंटीमीटर को लिखते क्या है, अर्ग। तो क्या हो गया देखिए, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। तो बहुत आसान है, ये चीज याद होगा ही आपको, और नहीं याद होगा तो याद करना पड़ेगा, एग्जाम में हर चीज पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल दिए थे वो क्या दिए थे कि ये लकड़ी का एक ब्लॉक है, हम इसको फोर्स लगाए, ठीक है, फोर्स लगाए और डिस्प्लेस कर दिए, यहां तक ले आए। आप देख पा रहे होंगे कि हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्या कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों की दिशा एक ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यदि ऐसा ना हुआ तो फिर क्या हो सकता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिएगा कि ये मान लिया जाए कि एक ट्रॉली बैग है, क्या है ये, ट्रॉली बैग। आप देखते होंगे कि स्टेशन पे आप ट्रॉली बैग को कैसे खींचते हैं, तो ट्रॉली बैग को ऐसे ही खींचते हैं। ये आपका यदि ट्रॉली बैग है तो ऐसे आप खींच रहे हैं, ऐसे ही ना खींचते हैं ट्रॉली बैग, एकदम ऐसे ही खींचते हैं। तो आप बताइएगा जब आप ट्रॉली बैग ऐसे खींचते हैं तो क्या ट्रॉली उठ जाता है धरती से, नहीं उठता है। तो यहाँ पर हम फोर्स जो लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन ट्रॉली बैग तो यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। मतलब हमारा ट्रॉली बैग का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है फर्श के साथ साथ। तो ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हैं, ये आपका हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये हो गया फोर्स। बताइए एक ही डायरेक्शन है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट और जो आपका फोर्स है एक ही डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों के बीच कुछ एंगल बन जा रहा है। कौन बन जा रहा है, एंगल को हम थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। ऐसी स्थिति में हम वर्क का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्क का फॉर्मूला यूज करते हैं F cos थीटा इंटू डी, F cos थीटा इंटू डी। अब कई लोग कंफ्यूज करते होंगे, सर ये F cos थीटा का लफड़ा क्या आ गया, क्यों है ये cos थीटा। तो ध्यान रखिए त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट है क्या, कि यदि ये फोर्स है और यदि इस फोर्स को उठा के यहां करेंगे, मतलब थोड़ा मैथमेटिकली समझना है, इस फोर्स को यदि उठा के यहाँ पे करेंगे और इस लाइन पे जब करेंगे तो यहाँ पर यदि F है और इसी को उठा के यहाँ पर करिएगा तो F cos थीटा हो जाता है। ये त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं समझ पाए होंगे, और नहीं पढ़े हैं त्रिकोणमिति तो आपसे कोई नहीं पूछेगा क्यों हुआ फार्मूला, ठीक है। बस आप ये चीज ध्यान रखिए, F cos थीटा इंटू डी। अब यहाँ पे समझिए वर्क आपका पॉजिटिव, वर्क आपका जीरो, वर्क आपका नेगेटिव कब होगा, पैसेंस के साथ देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि वर्क आपका धनात्मक कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। देखिए यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम। जैसे लकड़ी वाला एग्जांपल, हम इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स का डायरेक्शन और उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस भी हो रहा है, विस्थापित भी हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क जो है हमारा पॉजिटिव आएगा। जैसे आप मान लिया जाए कि 10 न्यूटन का हम फोर्स लगा के यदि हम इसको 5 मीटर तक डिस्प्लेस कर देते हैं तो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन गुना डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर, तो ये आ गया 50। तो ये 50 तो धनात्मक ही है ना, प्लस ही है, प्लस ही तो धनात्मक है, ठीक। दूसरा क्या केस है कि जब थीटा एंगल 90 से कम हो, थीटा क्या हो, 90 से कम हो। जैसे ये आप ट्रॉली बैग वाला एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रॉली बैग जा रहा है इस तरफ, हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा है और मान लिया जाए वो एंगल 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी वर्क जो है आपका पॉजिटिव ही आएगा।
जैसे मान लिया जाए कि वही 10 न्यूटन का ही हम फोर्स लगा रहे हैं और 5 मीटर डिस्प्लेस यदि करते हैं तो कितना वर्क होगा। तो यहाँ पर हम वर्क का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि कुछ एंगल बन जा रहा है तो ये फार्मूला काम करेगा नहीं। अब हमें लगाना पड़ेगा कॉस थीटा वाला फार्मूला और इंटू डी। तो एफ का एफ अब कॉस थीटा माने कॉस 60, तो कॉस 60 और इंटू क्या लिखेंगे डी। तो आप बताइएगा कि एफ कितना है 10 न्यूटन, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है आप बताइए। कॉस 60 का वैल्यू तुरंत बताइएगा। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, हर थीटा का कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे हम बात करें कॉस 60 का तो इसका वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, हम बात करें कॉस 90 का तो इसका वैल्यू होता है 0। बात करें कॉस 180 का तो इसका वैल्यू होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट किए क्या, cos 60 इसका वैल्यू 1/2 और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ रहा है 25 जूल। तो देख रहे हैं इस कंडीशन में कब, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में था तो वर्क हुआ 50 जूल, लेकिन वही चीज जब एंगल बन गया 60 डिग्री तो वर्क आने लगा कितना 25 जूल। कम हो गया कि नहीं। तब यदि कोई पूछे कि वर्क मैक्सिमम कब होगा तो इसी कंडीशन में। किस कंडीशन में, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दिशा एक ही हो। अच्छा, दोनों की दिशा एक ही होगा, इसका क्या मतलब हुआ समझ पा रहे हैं कि एंगल कितना होगा दोनों के बीच 0 डिग्री। क्यों आप बताइएगा कि यदि डिस्प्लेस हो रहा इस तरफ और फोर्स यदि लगता इस तरफ तब ना कुछ एंगल बनता, लेकिन यदि फोर्स भी इसी पर हो जाए तब तो कुछ एंगल ही नहीं है दोनों के बीच। नहीं है एंगल मैंने 0 डिग्री एंगल। और यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, कुछ 45 40 कुछ भी बन सकता था। तो ये चीज समझ पाए। ठीक है, दूसरा देखिए वर्क 0 कब होगा। तो वर्क 0 कब होगा, तो एक तो अभी हम तुरंत पहले आपको समझा चुके हैं कि यदि फोर्स या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी 0 है तो वर्क 0 हो जाएगा। कैसे, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि ये डिस्प्लेसमेंट हम 0 रखते हैं तो फोर्स इंटू 0 करके तो 0 हो जाएगा, जानते हैं। और यदि डिस्प्लेसमेंट 0 ना हो, यदि एफ भी 0 हो तब भी वर्क हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलिएगा सर एक को एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे हम बात करें कुल्ली का, कुल्ली क्या किया है, तो कुछ बोझ लेकर के माथे पर खड़ा है, केवल खड़ा है। तो बताइए यदि केवल खड़ा है तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं, और चूंकि कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वैसी स्थिति में वर्क भी आपका क्या होगा 0 होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल देकर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरा यदि हम बात करेंगे तो मान लिया जाए कि ये कोई एक भारी भरकम चीज है, भारी भरकम चीज, हम इसको पृथ्वी से 20 मीटर ऊंचाई पर केवल पकड़ के रखे हैं, केवल पकड़ के रखे हैं बस। तो यदि हम केवल पकड़ के रखेंगे तो वहां भी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, बस केवल रुका हुआ है, कहाँ डिस्प्लेसमेंट है, नो डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वहां भी वर्क नहीं होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि 20 केजी वेट माने 20 केजी भार वाला कोई भी पिंड को कोई व्यक्ति जो है 20 मीटर ऊंचाई पर लेकर के खड़ा है बस। ठीक है, थामे रखा है उसको, तो वर्क कितना होगा, नो वर्क, डिस्प्लेसमेंट 0, कोई वर्क नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या है देखिए, यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा कितना हो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, 90 डिग्री का कौन बनने लगे। अब बोलिए इसका एग्जांपल आप बता दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि होता क्या है कि यदि कोई भी पिंड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो अर्थ हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है, अर्थ हमेशा नीचे की तरफ एक बल लगाता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, हमेशा नीचे की तरफ एक बल लगाता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो यदि गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ये कार्य कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, अब इस बॉक्स को मान लिया जाए हटा के हम यहां तक ले आए, हटा के यहां तक ले आए तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ, अब बताइएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट और ये जो आपका फोर्स है, एंगल कितना बन रहा है, सीधा सीधी है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बोलिए सर ये लाइन यहाँ कहाँ ली, यहाँ क्यों ली, कहीं भी लीजिए ना, क्या दिक्कत है, एंगल तो 90 ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, किसके बीच, गुरुत्वाकर्षण बल और यदि इस पिंड को हम फोर्स पे धकेल रहे हैं तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन ये पूछता है क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कितना कार्य हुआ। ध्यान रखिएगा, हम क्या पूछ रहे हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण कितना कार्य हुआ। तो हम देखेंगे कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे एफ कॉस थीटा इंटू डी, और कॉस थीटा मैंने कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0 और एक 0 सबको 0 बना देगा। तो ये जो आपका एग्जाम्पल हुआ क्या कि वर्क यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किया गया वर्क 0 होगा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका एक और एग्जाम्पल जो कई बार पूछा जाता है वो क्या, देखिए कि मान लिया जाए कि आप एक रस्सी लीजिए,
इस रस्सी में यहाँ कुछ बांध दीजिए पत्थर वगैरह और इसको आप घुमाइए, बचपन में घुमाए भी होंगे। तो जब आप घुमाते हैं तो उसका पथ देखिएगा, उसका रास्ता देखिएगा, सर्कुलर होता है, वृत्तीय होता है। तो ये यदि उसका पथ है सर्कुलर, तो आप देखिएगा कि हम लोग फोर्स किधर लगाते हैं, अंदर की तरफ खींचे रखते हैं हमेशा। तो अंदर की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब वो घूम के इधर रहा है तो इधर घूम रहा है। ठीक है, इस जगह पे आ गए तो फिर इधर घूमने लगा। मतलब आप यहां पर देखिएगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां इधर जा रहा है ना, तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ इधर हो रहा है, यहाँ इधर हो रहा है। ठीक है, और एक मैथ का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा कि ये त्रिज्या हो गया, ठीक है, रेडियस हो गया, और ये ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पर एंगल हमेशा 90 होता है, रेडियस, और ये आपका स्पर्श रेखा कहलाता है, टेंजेंट। एंगल यहाँ हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे f cos थीटा इंटू डी, तो यहाँ पे भी वर्क आपका क्या हो जाएगा, 0। cos 90 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ भी वर्क आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कितना वर्क होगा, तो हम कहेंगे 0। कारण क्या है, एंगल बनता है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बल अंदर की तरफ लगता है उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय, और एक बल बाहर की तरफ भी लगता है उसको अपकेंद्रीय कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। दोनों 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, एक अंदर की तरफ लग रहा है ना, और न्यूटन के थर्ड लॉ से इसका रिएक्शन बाहर की तरफ होगा। ठीक है, एक बल अंदर की तरफ लग रहा है और उसका जो रिएक्शन फोर्स है वो बाहर की तरफ होगा। तो जैसे भी हो, एंगल तो 90 ही हो रहा है। तो समझ गए इसे। अब यहां पर देखिएगा कि वर्क नेगेटिव होगा, ये कब, और इसका क्या मतलब है वर्क नेगेटिव होने का मतलब। एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब आपको फीवर हो जाती है, आप जाते हैं और एक मेडिसिन खरीद के ले आते हैं। यदि उस मेडिसिन से आपका फीवर कम हो गया तो आप कहेंगे कि दवा काम किया। कैसा काम किया, अच्छा पॉजिटिव काम किया। लेकिन वही चीज हो कि दवा खाने के बाद तबीयत और बिगड़ जाए, तो काम तो किया ही किया, लेकिन उल्टा काम किया। उसको फीवर ठीक करना था, फीवर आपका बढ़ा दिया, उल्टा काम किया। तो उल्टा काम किया तो बोलते हैं नेगेटिव काम किया। ठीक है, तो यहां भी वही बात है, वर्क नेगेटिव कब होगा, जब अपोजिट हो, उलट डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, मतलब विस्थापन जो हो आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ऐसे एक समझ लेते हैं कि मान लिया जाए ये लकड़ी का ब्लॉक था, ये डिस्प्लेस हुआ इस तरफ, लेकिन फोर्स लग रहा था इस तरफ। ठीक है, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो है ना एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। मान लिया जाए यदि ये साउथ डायरेक्शन है तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो अपोजिट तो हुआ। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ये आपका फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और ऐसी स्थिति में एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री। एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री, अपोजिट होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। इसको हम मैथ से यदि प्रूफ करना चाहेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। फॉर्मूला लगाइए वर्क का, फोर्स F cos थीटा इंटू डी, यही करेंगे। तो यहाँ पे F cos 180 और इंटू डी, आप जानते हैं cos 180 का वैल्यू हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, देखिए -1, तो ये क्या हो जाएगा F, ठीक है, इंटू डी। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्क हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बोलिए एग्जाम्पल बताइए सर। तो एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा कि घर्षण बल, घर्षण बल जो है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यदि पिंड इस तरफ जा रहा है तो घर्षण बल हमेशा इधर काम करता है। ठीक है, और घर्षण बल जो है रोकने का प्रयास करता है। चलिए आप समझिए ये एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है। एक एग्जांपल से समझिए, मान लिया जाए कि सुबह सुबह यदि आपको कोई बोले कि भाई थोड़ा सा ये कार्य कर दे, थोड़ा सा ये वर्क कर दे, तो आप शायद कर देंगे। लेकिन वही चीज जब आप दिन भर काम करते हैं, शाम को जब पूरी तरह से थक जाते हैं, और वैसे समय में यदि शाम में कोई आपसे बोले कि थोड़ा काम कर दो, तो शायद आप उस समय नहीं करेंगे, बोलेंगे कल कर देंगे। तो अब बताइए, जब सुबह सुबह था तो आप कार्य कर देंगे, मतलब सुबह सुबह आपके अंदर कार्य करने की क्षमता थी, सुबह सुबह कार्य करने की क्षमता थी, शाम में जो है वो कार्य करने की क्षमता नहीं थी। आपके अंदर सुबह सुबह कार्य करने की क्षमता क्यों थी, कारण सुबह सुबह आप में क्या था, एनर्जी, खा करके गए थे तो पूरा एनर्जी था। तो कोई पूछे यदि कि एनर्जी की परिभाषा क्या है, तो यही है परिभाषा, क्या, कार्य करने की क्षमता। सुबह सुबह आपके अंदर कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, कारण एनर्जी अधिक होता है। मैंने एनर्जी कुछ नहीं बल्कि काम करने की क्षमता है। शाम होते होते वो क्षमता कम हो जाता है, कारण क्या है, एनर्जी कम हो जाता है। समझ गए इसे। और एक चीज और आप ध्यान रखिए यहाँ पे कि जब आप सुबह सुबह काम करना शुरू करके शाम तक काम करते हैं, तो शाम होते होते आप थक जाते हैं, आपकी एनर्जी कहाँ गई। ध्यान रखिएगा,
शाम होते होते आपकी एनर्जी कहीं कहीं नहीं बल्कि आपके अंदर का सारा एनर्जी जो है वो वर्क में ट्रांसफर हो गया। जब आप काम किए तो आपकी एनर्जी कम हुई और उधर वर्क हुआ। तो एनर्जी ही वर्क में ट्रांसफर होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एनर्जी से ही वर्क होता है, इसीलिए वर्क और एनर्जी दोनों का मात्रक एक ही होता है। और दोनों का ही मात्रक क्या है? जूल। दोनों का ही मात्रक जूल है और दोनों ही अदिश राशि है, दोनों ही जो है वो स्केलर है। एनर्जी के कई रूप हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें रासायनिक ऊर्जा, जैसे आप खाते हैं जब भोजन, तो आप कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो लेते हैं वो रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ये गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखिएगा कि कोई भी m मास वाला यदि कोई पिंड है, m मास वाला कोई पिंड है यदि, और यदि ये v वेलोसिटी से चल रहा हो, ठीक है, v वेलोसिटी से चल रहा हो, तो इसके वेलोसिटी या कहें इसके गति के कारण उसमें एक ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा आ जाती है, हमने काम करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। तो गति के कारण किसी भी पिंड में जो ऊर्जा आ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। इसका फार्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का? इसका फार्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। ज्यादा वेलोसिटी होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो अधिक होगी। और यदि मास भी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। जैसे ट्रेन की बात करेंगे तो ट्रेन की मास बहुत अधिक होती है तो उसके अंदर बहुत अधिक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और वो ट्रेन कार्य कर सकता है, ठीक है। आप खड़ा रख के देखिए सामने, देखिए कैसे आपको डिस्प्लेस कर देगा, आपको डिस्प्लेस कर देगा, हमने वर्क कर देगा। समझ रहे? खड़ा नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीधा सीधी रहेगा तो आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। जैसे मान लिया जाए ये ट्रक है, 40 kg मास है इसका और ये 60 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? तो हम लिखेंगे 1/2, मास कितना बोला है? 40 kg और वेलोसिटी कितनी है? 60। तो 60 का स्क्वायर है, तो 60 का स्क्वायर मतलब 60 गुना 60 करना होगा। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा और कैलकुलेट करने तो आता ही है आपको, ठीक है। शायद 72 हो रहा है, इतना क्या हो जाएगा? ऊर्जा है, तो इतना जूल। अब यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यदि गुना वाला क्वेश्चन हो या परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ऐसा बोलेगा कि किसी भी पिंड का यदि हम मास डबल कर दें या वेलोसिटी डबल कर दें या ट्रिपल कर दें या 1/3 कर दें तो उसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि डायरेक्ट बनाना चाहेंगे ऐसे प्रश्न को तो आप देखिएगा, मान लिया जाए यदि ये बोला आपसे कि किसी भी पिंड का यदि मास हम डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको सिंपल देखना है कि मास द्रव्यमान को डबल कर रहा है और यहाँ मास है कितनी बार? एक बार, तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुना ही बढ़ेगा। लेकिन वही चीज यदि बात करेगा कि वेलोसिटी को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर है तो आप 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 4 गुना। समझ रहे हैं? और यदि मान लिया जाए 3 गुना करता तो बताइए कितना होता। तो हम यहाँ v का स्क्वायर मैंने 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। यदि नहीं समझ पा रहे हैं कोई तो आप मैथ में रेशियो की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो लगाकर सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए मान लिया जाए शुरू के केस में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो था 1/2 mv²। पहले वाले केस में ये इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। दूसरे वाले केस में 1/2, ये वाला में क्या बोला है? मास को डबल कर दिया गया है। तो यहाँ पे m था तो यहाँ पे मास का डबल लेंगे तो 2m लेना पड़ेगा, डबल तो यही मतलब हुआ, और v²। देखिए क्या होगा यहाँ से 1/2 तो वैसे कट गया, m भी कट गया। कभी भी 1/2 को आप नहीं देखिएगा, 1/2 कट ही जाएगा वो। उसके बाद v² और v², क्या आया? यहाँ 1 तो यहाँ 2, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यदि 1 थी ना तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो है ना 2 गुना है, ठीक। इसी तरह से यदि हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, 3 गुना कर दिया गया वेलोसिटी को। यहाँ पर देखिए 1/2 mv² और 1/2 m, और v को क्या किया है? 3 गुना, तो v का 3 गुना मैंने क्या होगा? 3v, तो 3v स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। कट गया ये v² और 3 तिया 9 और v का v² हो जाएगा। क्या आया बताइए? 1 और 9, दैट मीन्स यहाँ 1 था तो 9 हो जाएगा, तो हुआ ना 9 गुना। सॉल्व कर सकते हैं ना, आसानी से एकदम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि यही चीज हाफ बोला या 1/3 बोला तो क्या करना पड़ेगा? जैसे बोला कि वेलोसिटी को 1/3 कर दिया गया, ठीक है, तो 1/3 बोला ना तो स्क्वायर कर दीजिए 1/3 का, कितना हो जाएगा? 1/9।
और मैथ से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा कि पहले वाले केस में 1/2 mv², दूसरे वाले केस में 1/2 m, और v को किया गया है 1/3, तो v का 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा v/3, और स्क्वायर है तो कर दीजिए स्क्वायर, ये कट गया v², यहाँ पर v² और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये भी कट गया तो 1 और 1/9, दैट मीन्स यहाँ 1 था तो यहाँ पे 1/9 हो जाएगा। तो आप जैसे सॉल्व करें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देखिए यदि इसमें परसेंटेज वाला क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रतिशत वाला का कॉन्सेप्ट अलग होता है। जैसे बोला कि वेलोसिटी को यदि हम 10% बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो परसेंट वाले में आप 10 का स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा। इसमें आप मैथ में पढ़े होंगे एरिया चैप्टर में कि यदि कोई स्क्वायर है और स्क्वायर की भुजा को यदि हम 10% बढ़ाते हैं तो उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, उसके लिए आप क्या करते थे। ठीक है, तो आप 10% ए बी फार्मूला लगा के सॉल्व करते थे, तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से a² था उसी तरह से यहाँ v² है, तो लगाइए ए बी फार्मूला इस तरह से लिखाता है। कैसे, तो a लिखेंगे, b लिखेंगे, AB/100 लिखेंगे। प्रतिशत वाले को ऐसे ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखिए 10। ठीक है, बढ़ा है तो प्लस लिखिए, b के जगह भी 10, स्क्वायर है इसलिए 10 और 10 a और b। उसके बाद यहाँ पर प्लस ही आता है, AB मैंने 10 × 10/100। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा तो 21% आएगा। यदि कोई ये वाला नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मैथ पढ़िए, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी और संवेग मोमेंटम, संवेग को P से लिखते हैं और P = m भी होता है, तो दोनों के बीच क्या संबंध है यही हम देखने जा रहे हैं। दो संबंध हो सकते हैं, ऑप्शन जो रहेगा वही करना है। क्या हो सकता है देखिए, एक तो आप यहाँ पर यदि देखें तो v के जगह कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए, v के जगह कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से उठा के एक रिलेशन आ जाएगा, और एक रिलेशन आएगा यदि आप m के जगह पुट करेंगे तो दो रिलेशन बनता है। चलिए v के जगह पुट करके देखते हैं, तो बताइए v के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, v = P/m हो सकता है ना, यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 m का m, और हम v के जगह क्या पुट करने जा रहे हैं, P/m, v के जगह P/m हो गया। तो 1/2 m और p का स्क्वायर ऊपर में, और नीचे m का स्क्वायर मतलब m × m, यही बात है। और जब m × m होगी तो एक m कट जाएगा, एक m बचेगा नीचे, है कि नहीं, एक m बचेगा, मैंने क्या हुआ p² और नीचे क्या हुआ 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच ये रिलेशन हो गया। p यहाँ पे मोमेंटम है, m मास है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे बोलेगा कि P 10% बढ़ाया जाता है, P कितना बढ़ाते हैं 10%, तो उसके काइनेटिक एनर्जी पे कितना फर्क पड़ेगा, मैंने कितना बढ़ेगा, तो सीधा वही जो अभी कॉन्सेप्ट लगाए थे। ठीक है, 10% ए बी फार्मूला लगा देंगे, 21% आ जाएगा। ठीक है, या बोल दिया कि P को 3 गुना कर दिया जाता है, तो 3 गुना में भी फार्मूला नहीं लगाना, ये फार्मूला केवल परसेंट में लगता है, तो 3 गुना होगा तो फिर कैसे बनाएंगे, अभी तुरंत पढ़े हैं ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक, समझ गए इसे। और डायरेक्ट भी ये चीज केवल इतना भी पूछता है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, आप कोई दिक्कत शायद आपको ना हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, देखिए इसके कई रूप हो सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा माने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है समझिए। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि कोई भी पिंड है ये 10 kg वाला, इसको यदि हम यहां से उठा करके यहां पे ले जाते हैं दुतल्ला में 20 मीटर ऊपर, तो इसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा पहले वो समझिए। ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल भी आता है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि वर्क का फॉर्मूला होता क्या है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ तो कोई फोर्स का बात ही नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा, 20 मीटर उठाया तो वही तो डिस्प्लेस हुआ, लेकिन फोर्स तो दे नहीं रखा है। तो हमें यहाँ देखना होगा कि यदि हम इसको यहाँ से यहाँ तक उठाते हैं तो इसके लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि अर्थ जो है वो हमेशा नीचे की तरफ खींचता है। अर्थ हमेशा क्या है, उसको नीचे की तरफ खींचता है। किस फोर्स से? तो mg फोर्स से। यही वो बल है जिस बल से अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, इसी बल को वेट भी कहते हैं, जिस बल से नीचे खींचता है। ठीक है, तो यदि अर्थ इतना फोर्स से नीचे खींच रहा है, आप यदि ऊपर ले जाना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अर्थ खींच रहा इधर, तो आपको इसके उलट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो इसको ऊपर उठा पाएंगे। अर्थ इधर लगा रहा है तो आपको उस तरफ लगाना पड़ेगा। बोलिएगा हाँ सर, लगाना पड़ेगा। मतलब आपको ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। ठीक है, और ये 20 क्या था? एक तरह से हाइट। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये फार्मूला बन गया mgh। इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। फोर्स के जगह mg और डिस्प्लेस हुआ वो हाइट। ठीक है, तो वर्क का ये फार्मूला हो गया। ध्यान रखिएगा, इतना वर्क हुआ। यहाँ पे वर्क का ये भी फार्मूला हो सकता है। क्वेश्चन सीधा यहाँ पे पूछ देगा कि यदि हम 10 kg वाले को 20 मीटर तक उठाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। लगा देंगे ये फार्मूला, कितना वर्क करना पड़ेगा। मास कितना बोला है? 10 kg। जी का वैल्यू 9.8 लिया जाता है। ये जी त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 लिया जाता है। ठीक है, कभी कभार आपको 10 लिया जा सकता है, 10 लेना पड़ सकता है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9.8 ही ले रहे हैं और कितना डिस्प्लेस किए हैं? 20। ठीक है, तो ये आपका जो है कितना हो गया? 1960 जूल। मैथ का कैलकुलेशन हो सकता है गलती हो, ध्यान नहीं दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। तो 1960 जूल इतना वर्क हुआ। ठीक है, इतना वर्क हुआ। समझ गए? इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब वापस आइए और इसको समझिए कि ये क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी भी पिंड को, जैसे यहाँ पर आप देखे होंगे कि एक पिंड को हम यदि अर्थ से कुछ ऊपर उठाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ वर्क करना होता है। हम इसको समझा चुके। आप जितना वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी आपकी लॉस होगी। वर्क करेंगे तो आपका एनर्जी घटेगा, और जितना एनर्जी आपका लॉस होगा उतना ही उसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा। आप वर्क करेंगे, आपकी एनर्जी लॉस होगी, और वही वाला उसमें जाकर के, उस पिंड में जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ऊर्जा जो आपके अंदर था, ठीक है, इस ऊर्जा की सहायता से आप वर्क किए और वो चला जाएगा उस पिंड में। ठीक है, उस पिंड में। तो यही जो है ऊर्जा उस पिंड में जो है वही कहलाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो हम इसकी परिभाषा क्या देंगे? इसकी परिभाषा देंगे कि यदि किसी भी पिंड को पृथ्वी से कुछ ऊपर तक उठाया जाता है तो उसमें उसके स्थिति के कारण, यहाँ पे था ऊपर चला गया, तो उसके स्थिति के कारण, मतलब यहाँ ऊंचाई के कारण जो उसमें ऊर्जा आ गई है वही क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, साथ ही आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे कि उठाने में कितना वर्क हुआ नहीं हुआ। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें ऊर्जा आ गया, कैसे आया ऊर्जा? ये तो नहीं समझ में आ रहा है। देखिए इसमें ऊर्जा है। कैसे है? यदि हम उस पिंड को वहां से गिरा दें, छोड़ दें, तो अब बताइए रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को हटा तो सकता है, विस्थापित तो कर सकता है, और विस्थापित करने का मतलब ही तो होता है वर्क। मतलब ये वर्क कर सकता है। ठीक है, ये क्या है? वर्क कर सकता है। तो वर्क करने की क्षमता ही तो ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा यहाँ पे, ठीक है, कि यदि एक पक्षी है, क्या है? पक्षी है, और वो आकाश में उड़ रही है, तो इसमें किस तरह की ऊर्जा है? देखिए उड़ रही है मैंने गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा तो है ही, हाँ है। और चूंकि अर्थ से कुछ ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा भी है। मतलब पक्षी में कैसी ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है, दोनों ही है। कोई एक देख करके हड़बड़ा करके खुश होकर के तड़ाक से मार नहीं दीजिएगा। ठीक है, अब सारा ऑप्शन देखिए तभी आप सही कर। तो एक आपका होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा माने इलास्टिक। ठीक है, जैसे रबर, स्प्रिंग, ये सभी इलास्टिक है। ठीक है, देखिए ये कैसे होता है। जैसे देखिए ये आपका क्या है? स्प्रिंग। स्प्रिंग है, स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग। अब क्या करिए, इसको दबा दीजिए, तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जितनी ऊर्जा लगाएंगे उतना ही ऊर्जा इसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा। ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरा। अब इसमें एक ऊर्जा आ गया है स्थिति के कारण, इसमें क्या है? ऊर्जा आ गया है, दब गया है, ऊर्जा आ गया, एनर्जी आ गया है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा आया वो कैसे आया? तो आप बाहर से एनर्जी दिए, वही जाके इसमें स्टोर कर गया। ठीक है, जब आप इसको छोड़ेंगे ना, देखिएगा प्रिंग से चला जाता है और सामने जो पड़ा उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सिकुड़ गया और फिर वापस जब छोड़ेंगे तो फैल जाएगा। तो सिकुड़ना और फैलने का गुण ही प्रत्यास्थ कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। जैसे रबड़ होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यास्था का, इलास्टिसिटी का गुण होने के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, स्टोर हो जाता है। इसको हम कहेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इसी का यूज किया जाता है किसमें, तो आप पुराना एक घड़ी देखे होंगे, आप देखे या ना देखे, उसमें चाबी दिया जाता था, तो वही किया जाता था, स्प्रिंग होता था, वो मुड़ जाता था, ठीक है। और वही चीज बाद में जो है, जो आप ऊर्जा देते थे उसमें, वही ऊर्जा का यूज करके धीरे धीरे जो है उसका कांटा जो है वो घूमता रहता था। इसके अलावा जो चाबी दोनने वाला खिलौना होता है, उसमें भी तो वही होता है, आप उसका कान ऐंठते हैं, स्प्रिंग उसमें मुड़ जाता है, फिर आप जो एनर्जी दिए उसी एनर्जी का यूज करके खिलौना जो है वो डांस करने लगता है, चलने लगता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे प्रत्यास्थ ऊर्जा। यहाँ एग्जाम्पल कई दे करके क्वेश्चन पूछता है, तो आप आसानी से अब हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और भी हो सकता है, जैसे विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। तो ये सभी हैं, इन सब का आगे चर्चा करेंगे, अपना अलग अलग एक चैप्टर है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।